इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं तो यहाँ पे समझना चालू कर रहे हैं। अगर किसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, क्योंकि ये अपना एक बहुत भयानक रूप ले लेता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आगे चल के क्वेश्चंस में। तो अगर आप इसको सही ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर आगे परेशान ही होना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है, वो हर टीचर लिखता है तो हम भी लिख देते हैं। डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर, it is defined as greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। डेफिनेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो मैंने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन होती है। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ओके बेटा, आपको नोट तो करना ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप धीरे धीरे उसको नोट करिए बिल्कुल, और आप अपनी तरफ से अपने आप को म्यूट कर लिया करिए। ओके, तो ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो सब लोग इस तरफ। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, मैंने एक छोटी सी नंबर लाइन बनाई है। जैसे मैंने यहां लिखा -2, -3, ठीक है, सॉरी -3 तो पहले से आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो बच्चों हमने एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन में अगर हम बच्चों 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाते हैं, देखो बच्चों अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाए तो हमारा जो x है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में जो रिजल्ट होगा उस नंबर का वो एक इंटीजर होगा। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाते हैं और उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। और बच्चों वो वाला इंटीजर होता है जो दोनों में से कम हो। तो 1 और 2 में से कौन कम हुआ, 1 हुआ। तो इसका मतलब अगर हम 1 और 2 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 आएगा। जैसे एक बालक है, उसने कहा कि सर अगर हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.5 लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 1। क्योंकि क्या आप लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि इसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। अब इंटीजर भी आप नहीं जानते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, -4, -3, 0, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो अगर हम 1.5 कहेंगे तो इसका मतलब हम कहां खड़े हैं, 1 और 2 के बीच में खड़े हैं। तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। बच्चों इधर ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान से समझो। जैसे हमने बच्चों यहां लिख दिया 1.9। अब आप कहोगे सर 1.9 का इंटीग्रल पार्ट, तो बच्चों 1.9 का इंटीग्रल पार्ट 1 ही होगा। ध्यान से देखते रहिएगा, अगर कोई हमसे आके कह दे 1.99 भी लिखा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों अभी ब्रैकेट में हो। यस बेटा बताइए, क्या कह रहे हो सर? जरूरी है लार्ज ब्रैकेट में नंबर लिखा हो? हाँ हाँ बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द ब्रैकेट। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसको इसी तरीके से डिनोट करते हैं, ये इसका नाम होता है बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखो उसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसी का भी इंटीग्रल पार्ट हो,
उसका रिजल्ट बच्चों एक इंटीजर होता है। अब चाहे वो इंटीजर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, रिजल्ट तो एक इंटीजर होता है। -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अब बच्चों जरा हम यहां पर देखो जरा, अगर हमने लिख दिया कि हम यहां पर खड़े हैं इधर 2 और 3 के बीच में, अब बेटा 2 और 3 के बीच में क्या हो सकता है? 2.67 भी हो सकता है, 2.68 भी हो सकता है, 2.73 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम 2 से 3 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा? 2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना पैदा करिए, क्योंकि हम अभी इसका एक खतरनाक रूप भी ले लेंगे। वो खतरनाक रूप भी आपको तभी समझ में आएगा जब मैं एक छोटा सा पार्ट आपको अभी वाला समझा पाऊँ। अब देखो बेटा, हम यहां पर खड़े हो गए -3 और -2 के बीच में। अगर बेटा हम -3 और -2 के बीच में खड़े हैं तो इन दोनों में छोटा नंबर क्या है? -3। तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -3। ध्यान दो बच्चों, अगर हम -3 और -2 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? उसका इंटीग्रल पार्ट होगा -3। ठीक है। और अगर हम -2 -1 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2। और अगर हम -1 और 0 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1। अगर हम 0 और 1 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। ठीक है। और अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हैं तो 1 होगा, 2 से 3 के बीच में खड़े हैं तो 2 होगा। तो मतलब ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सर -1 और 0 के बीच में 0 ही होगा ना? नहीं नहीं बेटा, अरे फिर से सुनो हमारी बात। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? हमने बताया कि अगर हम किसी का भी इंटीग्रल लेते हैं तो उसका इंटीजर होता है। अब जो इंटीजर होता है वो वाला इंटीजर होता है जो दोनों में से कम होता है। अगर हम -1 और 0 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया। 0 और 1 के बीच में खड़े होंगे तो बेटा 0 और 1 में कम नंबर कौन सा है? 0 है, तो 0 होगा। 1 और 2 के बीच में कम नंबर कौन सा है? 1 होगा। 2 और 3 के बीच में कम नंबर कौन सा है? 2 होगा। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर कोई आपको बालक आकर ये दे दे कि बताओ -3 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे -3 होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? -3 का तो इंटीग्रल पार्ट -3 ही होगा, क्योंकि -3 तो इंटीजर ही होता है। तो अगर हम इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इटसेल्फ इंटीजर आ जाएगा। अगर हम इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इटसेल्फ इंटीजर आ जाएगा। ठीक है। अगर हमने 2.1 लिख दिया तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2 होगा, है ना। और अगर हमने 2 लिख दिया तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2। यस बेटा बताइए। सर ये आप टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं? ये बेटा किसी बच्चे का डाउट था, उसने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता अच्छा। दीजिए, तो वो हम उसको बता रहे हैं बेटा। मतलब सर अभी आप पढ़ाया नहीं है अभी आपने? हाँ बेटा, जो क्लास चल रही है वो यही चल रही है। अभी आप लोग के डाउट्स एक एक करके बता रहे हैं। ओके सर। हाँ 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 सर 0 तो का 0 ही होगा? हाँ बेटा, 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 ही होगा। यस बेटा। तो बच्चों भाई सबको समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। क्लास का टाइम 4 बजे, तो आप 4 बजे आ जाया करिए। फिर 4:10 पे आते हैं, फिर कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो आप उसको समझिए। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों ने अभी रेगुलर बैच में नहीं पढ़ा है उनको अभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस एसएसबी बैच में सभी बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन उनको अभी भी डाउट है कि ये क्या होता है, इसलिए मैं इस बात को दोबारा बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये बात हमसे पूछी थी हर्षल ने, तो मैंने हर्षल से सबसे पहले पूछूंगा कि हर्षल तुम्हें समझ में आया अभी मैंने क्या बताया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, अच्छी बात है। तो हर्षल अगर समझ में आया तो अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। चलो बच्चों, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये रफ करना हम चालू कर रहे हैं। तो भाई हमने बहुत ही छोटी सी चीज बताई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है?
एक इंटीजर होता है, और वो कौन सा इंटीजर होगा? जो दोनों में से कम हो। अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। 0 और 1 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। -1 और 0 के बीच में खड़े हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अरे इसका ग्राफ सभी बच्चों को इतना टफ लगता है कि वो छोड़ देते हैं पढ़ना बीच में। तो भैया इसका ग्राफ टफ नहीं होता है, मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं, उसका ग्राफ समझने की कोशिश करिए, आपको 100% आ जाएगा। देखिए, तो बच्चों हम लोग ग्राफ किसका बनाने जा रहे हैं? हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो बच्चों देखो, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये सबसे पहले मैंने एक्सिस बना ली, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, मैंने ये एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे नंबर लाइन पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ये हो गया ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। चलो बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आ जाओ, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो ध्यान में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बताने जा रहा हूं। इसका ग्राफ भी होता है, जैसे sin x का ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है। वैसे ही बच्चों y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का भी ग्राफ होता है। ये मैंने किसका ग्राफ बना रहा हूं? y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दो सब लोग। मैंने कहा इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो x है वो सबसे पहले 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या लिखा कि y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का आप ग्राफ बना रहे हैं, और ये जो x है इस ब्रैकेट के अंदर जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 1 के बीच में। तो बच्चों अभी हमने बताया था अगर हम 0 से 1 के बीच में खड़े होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच का है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। यानी ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 0 का। गुड, लगता है समझ में आया। अब भैया जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखें। अगर हम बेटा इस ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है x उसको 1 से 2 के बीच में लाई कराते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 क्या होगा? 1। ठीक है, गुड। अब बच्चों थोड़ा सा हम पीछे की तरफ भी जाते हैं। अगर हम x -1 से 0 के बीच में लाई कराते हैं तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? -1 होगा। बहुत बढ़िया। अगर हम -2 से -1 के बीच में खड़े हो जाते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है आप लोग को बड़ी जल्दी समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। अपनी तरफ से आवाज मत निकालो, कोई आवाज निकालना है। चलो हाँ, चलो सबसे पहले हमारे पास किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू 0 का। तो बच्चों y इक्वल टू 0 लाइन कहाँ होती है? y इक्वल टू 0 लाइन पूरी x एक्सिस होती है, ओरिजिन पे होती है। लेकिन हमको पूरी x एक्सिस हमको नहीं लेनी है, हमको पूरा x एक्सिस नहीं लेना है। हमें y इक्वल टू 0 लाइन तब बनानी है जब x आपका 0 से 1 के बीच में हो। तो देखो मैं ग्राफ आपके सामने बना रहा हूं, ये देखो 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ है। तो ध्यान दो सब लोग इधर, मैंने y इक्वल टू 0 लाइन बनाई है, लेकिन कब? जब x आपका 0 से 1 है और 0 पे इंक्लूडेड है, क्योंकि y इक्वल टू 0 है, और 1 पे एक्सक्लूडेड है, इसलिए 1 पे मैंने क्या बना दिया है? एरो। जहां पे एरो बनाते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है? एक्सक्लूडेड। हाँ,
अच्छा फिर से समझो, हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। बच्चों अब हमको y इज इक्वल टू 1 की लाइन बनानी है। चलो y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 कहोगे सर आप x एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन पूरी लाइन नहीं बनानी है y इक्वल टू 1, सिर्फ उतनी बनानी है जब x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो तुम कहोगे सर 1 से 2 के बीच में इतनी लाइन बनेगी y इक्वल टू 1, जहां पे 2 पे एक्सक्लूडेड होगी और 1 पे इंक्लूडेड होगी। ठीक है, फिर से देखो, किसी को नहीं समझ में आया। अगर x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1, यानी y इक्वल टू -1 बनाइए, y इक्वल टू -1 बनाइए, लेकिन -1 पे इंक्लूडेड और 0 पे एक्सक्लूडेड। तो ये लाइन बनी, देखो मैंने 0 पे एक्सक्लूड कर दिया और -1 पे इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों ये ग्राफ इसी तरीके से सीढ़ी की तरह चलता चला जाता है, ये ग्राफ इसी तरह सीढ़ी की तरह चलता चला जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो ये था बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। ये उसका ग्राफ है। मैं इस ग्राफ को फिर से हाईलाइट कर देता हूं। देखो मैंने ग्राफ को फिर से हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर से। ये y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ होता है बच्चों। ठीक है, तो ये ग्राफ स्कूल वाले बैच में आपको कराया गया होगा, उसमें समझाया गया है, लेकिन रेगुलर वाले बैच में नहीं कराया गया है, तो आपको फिर से कराया जाएगा। और आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप दोबारा हमसे फिर से पूछिएगा बैकअप क्लास में। लेकिन अगर आपको अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी किसको नहीं समझ में आया कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? किसको समझ में नहीं आया अभी भी? हर्षिल तुमको समझ में आ गया बेटा? तुमने सबसे पहले पूछा था। यस सर। चलो अच्छी बात है, तुम्हें आ गया। तो सर हाँ यस बेटा, बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। सर जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया कि हाँ हाँ y इज इक्वल हाँ, टू 0 पे, तो आपने 0 से 1 के बीच में लाइन खींच दी एरो के साथ। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। हाँ तो फिर सर यहाँ पर आपने जब y इज इक्वल टू 1 है, हाँ तो सर लाइन की जो y एक्सिस है तो 1 से टच होनी चाहिए ना, 1 से आनी चाहिए 2 तक। ओके, मैं फिर से समझाता हूँ, सुनो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो। सबसे ये बच्चा जो भी है, हम ये सबसे पहले वाला केस इसको समझाते हैं। देखो भाई, हम सबसे पहले बनाते हैं y इक्वल टू 0। यस सर। ओके, तो ये बेटा अपना हाथ हटाओ जरा, हमको लिख नहीं पा रहे हैं इसमें से। हाथ हटाओ, किसका हाथ आ रहा है? ये हरप्रीत का हाथ हटाओ बेटा ये। हाँ ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। ये कलर चेंज किया हमने। देखो बेटा y इक्वल टू 0 लाइन कहाँ है? ये है y इक्वल टू 0 लाइन। ये पूरी लाइन y इक्वल टू 0 है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया। तो बेटा ये y इक्वल टू 0 लाइन हमको पूरी नहीं बनानी है। ये y इक्वल टू 0 लाइन हमको तभी बनानी है जब उस ब्रैकेट के अंदर का नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, तभी ये लाइन y इक्वल टू 0 बनी है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर के नंबर पे डिपेंड करता है आपकी ग्राफ की सिचुएशन। अगर ब्रैकेट के नंबर का, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, अगर वो 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, मतलब y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेटा y इक्वल टू 0 लाइन पूरी नहीं बनानी है। y इक्वल टू 0 लाइन तभी बनानी है जब आपका x क्या लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। तो बेटा 0 तो इंक्लूडेड है ना, क्योंकि y इक्वल टू 0 आ रहा है, और 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर 1 को भी इंक्लूड कर लें, तो बेटा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बेटा एक बार में एक ही इंटीजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 भी इंटीजर आ जाए, 1 भी इंटीजर आ जाए, किसी का इंटीग्रल पार्ट लेने पर दो इंटीजर आ जाए। ऐसा कभी संभव नहीं होता है। इसलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होता है, दो इंटीजर नहीं होते हैं। एक ही इंटीजर आए, इसलिए हमने 0 पर क्लोज इंटरवल किया है और 1 पर ओपन इंटरवल किया है, मतलब 1 को एक्सक्लूड किया और 0 को इंक्लूड किया है।
बोलो भाई, समझ में किसको नहीं आया अभी? सर अब आ गया। आ गया? चलो अच्छी Yes, बात sir. है। तो हम, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। तो सर इसका मैं, यूज क्या है सर? यूज क्या है? अब बेटा यूज तो फिर आगे बताएंगे, आज यूज ना फिर बताएंगे, यूज आगे है काफी सारा। सर ये कौन सर से इसमें चैप्टर में है? क्या कह रहे हो बच्चों? सर ये कौन से चैप्टर में है? ये बेटा हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये मैथ्स में फंक्शंस में आपको पढ़ाया जाता है। सर फंक्शंस ये में कल आपको शायद हम जाता लोग को है। पढ़ाया जाएगा सर, 11th SSB को कल पढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ एसएसबी हाँ, पर अभी नहीं पढ़ाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आपको कल इंटीग्रल पढ़ाया पार्ट ऑफ जाएगा। एक्स, हाँ ठीक है, अब आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्लियर हो गया? हाँ सर, अब तो कल क्लियर, फिर क्लियर है कल के लिए भी। कल के लिए भी क्लियर है, अच्छी बात है। तो मैंने इसमें बहुत समय दे दिया, ठीक है। सर ये बताइए सर, यहाँ पर लाइन नहीं खींची जाएगी? कहाँ बेटा लाइन खींच ले? जैसे ये सर डॉट डॉट, ये जो मतलब सर डॉट डॉट जो है हाँ सर, यहाँ नहीं लाइन नहीं, नहीं खींच, ये स्ट्रेट नहीं लाइन। नहीं, ऊपर ऊपर ये जो मैंने ये तो मैंने समझाने के लिए बना रखा था स्टार्टिंग में। नहीं इसको सर, मैं वो hide- वाला नहीं, जो आपने ये एरो बनाया है, सर हाँ, एक और एग्जांपल दीजिए। एरो पे भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। एरो पे स्ट्रेट लाइन, एरो पे मतलब एरो पे स्ट्रेट लाइन कैसे बना ले मतलब? सर ये वैसे भाई कह रहे हैं कि मतलब वो उसके एक्सक्लूडेड पोर्शन को पूरा ज्वाइंट करते जाएं। यस वो सर, ज्वाइन कर लीजिए लाइन तो। नहीं नहीं, ज्वाइन नहीं करना है ये ऐसे या, ही रहेगा सर। हाँ ये ऐसे ही रहता है ग्राफ, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ये ब्रेकर रहता है, ये ब्रेक ओके होता सर। चला जाएगा इस तरह से। हाँ ये ग्राफ ऐसे ही रहता है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 1 बनाओगे तो y इक्वल टू 1 लाइन पूरी मत बनाना, सिर्फ 1 से 2 के बीच में बनाना, जब x 1 से 2 के बीच में, इस तरह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी अच्छे से समझा दिया। यस सर। हाँ ठीक है, हेलो ठीक है। सर, हाँ बेटा बोलते रहो। वो एक मैंने सर डाउट भेजे हैं टेलीग्राम में, वो बता दीजिए। हाँ ओके। आपका, हाँ हाँ क्या नाम बेटा आपका? अमन। अमन, ओके अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी बताने लायक है तो तुरंत बताते हैं। अरे ये तो हम तुमको अलग से करके भेज देंगे बेटा, सर तुम परेशान एक और मत हो। एग्जांपल बताइए। हाँ ये एक्चुअली में फिर बैकअप क्लास डिस्टर्ब समझा नहीं पाएंगे ना, ये हम बता देंगे आपको अलग से। और देख लेते हैं क्या है, ये हम आपको अलग से अभी करके भेज देंगे, परेशान ना हो। ओके ओके ओके, ये हो जाएंगे, आपके सबके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सबको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो सात्विक, सात्विक कहाँ पर है? ये सात्विक, सात्विक तुम हो बेटा आज क्लास में? सात्विक, ओके सात्विक आज क्लास में नहीं है। तो सात्विक हमसे पूछ रहा है ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्या बेटा पूछ रहे, हम समझ नहीं पाए, एक बच्चे का डाउट बड़ा अजीब तरीकों का है। क्या है ये? सर व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, मतलब आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है? ओके, रेंज कैसे निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की रेंज कैसे निकालें? ओके, तुमको रेंज वाले डाउट्स हैं। सर मैं मॉड फंक्शन, हाँ हाँ, मॉड वाला फंक्शन भी हम जरूर बताते हैं। चलो सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले सर, आया था। हाँ हाँ पूछते रहो सर मॉड, बोलो। सर कुछ डाउट्स हैं सर। मॉड के कुछ डाउट्स हैं? सर मॉड फंक्शन, डोमेन फंक्शन, सर फंक्शंस बता दीजिए सर, फंक्शन बहुत पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, तुम अब जरा एक दो डाउट्स अपने भेजो तो हम समझ जाएंगे कौन सी वैरायटी के डाउट्स नहीं हैं। सर, टेलीग्राम पे सर भेजो। जो फंक्शन हाँ चैप्टर है, हाँ हाँ, फंक्शन जो रिलेशन, फंक्शन रिलेशन समझ आ गया, फंक्शन के पोर्शन में दिक्कत आ रही पूरे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा मैं अभी तुमको थोड़ा सा पहले मॉडुलस बताऊं, पहले ये मॉडुलस सब, बताते हैं। ये हाँ, सब मैं फंक्शन एक एक, पूरा बता दीजिए। हाँ 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 सब बता रहे, सब बता रहे, वेट करो, पहले हम मॉडुलस बता दें थोड़ा सा, फिर हम फंक्शंस भी बताते हैं। ओके, यस सर। इसको हम रफ कर मॉडुलस लें। का ग्राफ। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम बताते हैं, बस एक मिनट वेट करो, उसको हटाएं। हाँ तो सबसे पहले हमारे पास है ओनली डाउट इन फाइंडिंग रेंज। यस बेटा अर्पित, अभी हम बताते हैं, तुम बस मेरे साथ लगे रहो, अभी हम सब बता रहे हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड x। अरे हम तुमको इतने अभी मॉड बताते हैं कि अब रुक जाओ, तुम इतने सारे मॉड बताते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे। बेटा सबसे पहले y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो उसको देख करके आप बिल्कुल मत घबराइए, आप ये सोचिए
कि ये तो वही चीज है जो मैंने क्लास 9th में की थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हम लोग समझ लेते हैं। तो बेटा क्या होता है, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स है, आपको आपके सर ने इस तरह से बताया होगा कि यदि मॉडुलस के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होता है। मॉडुलस के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होता है। इसमें किसी को समस्या है? इसमें भी समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आप हमसे ये कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि मॉड का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आपने सर -x क्यों लिखा है? तो हमने कहा बेटा वो धोखा है तुम्हारी नजरों का, वो -x नहीं है, वो +x ही है। क्यों? क्योंकि बेटा मॉड के अंदर का नंबर पहले से ही नेगेटिव था, मैंने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें रिजल्ट कैसा चाहिए? मॉडुलस ऑफ x, जिसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, ये देखते हैं, कहते हैं सर मॉड का रिजल्ट तो पॉजिटिव होता है, आपने -x क्यों लिख दिया? तो हमें उनको समझाना पड़ता है भैया ये -x नहीं है, ये सिर्फ नजरों का आपका धोखा है, ये +x ही है। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब हम सर इसका ये एग्जांपल दे दीजिए ना। हाँ हाँ अरे अभी खूब सारे एग्जांपल देते हैं, बस वेट करो। चलो, तो हमारे सामने ये इसका ग्राफ बनता है x y। तो बेटा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आज आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू x का ग्राफ पूरा बनाइए। चलिए पूरा बनाइए y इक्वल टू x का ग्राफ, ये होता है y इक्वल टू x। लेकिन अब आपको बेटा पूरा ग्राफ नहीं बनाना होगा, ये ग्राफ सिर्फ उतने रीजन में बनाना है जब x आपका पॉजिटिव हो। यानी आपको कौन सा ग्राफ रिमूव करना पड़ेगा? नीचे वाला ग्राफ हटाना पड़ेगा। तो हम ये हटाते हैं और फिर से ग्राफ को बनाते हैं, यानी आपका ग्राफ सिर्फ इतने पोर्शन में होगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाने के लिए आप अपने मन में कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। तो y इक्वल टू -x का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये पूरा ग्राफ होगा, लेकिन आपको पूरा नहीं बनाना है, ये उतना ही बनाना है जिसमें x नेगेटिव हो। यानी आप इसको क्या करेंगे? रफ कर देंगे और कितना ग्राफ बनाएंगे? जो x नेगेटिव वाले पोर्शन में था। तो मैं इसको फिर से प्लॉट करता हूं, ये मैंने प्लॉट किया, ये y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू -x। तो बेटा ये जो पूरा ग्राफ है इसी को हम लोग कहते हैं ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। तो y इक्वल टू मॉड x की ग्राफ पर किसी को अगर समस्या हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। बताओ भाई, y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ पे किसी को समस्या हो तो वो हमसे पूछ सकता है, और अगर समस्या नहीं है तो हम आपसे फिर पूछते हैं। ओके, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मैंने सबको क्लियर कर दिया है, और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, तो ये हमारा रफ होने जा रहा है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए भाई, क्या हमको देना है, जैसे किसी ने कह दिया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ आप लोग कैसे बनाएंगे? कहोगे सर बहुत आसान होता है। क्या करेंगे? सबसे पहले सर इसको डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? कहेंगे सर अगर मॉडुलस के अंदर की चीज पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और अगर मॉडुलस के अंदर की चीज नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। यही तो सिखाया गया है। फिर ये दोनों लाइन सर अलग अलग प्लॉट कर लेंगे, आपका ग्राफ बन जाएगा। तो हमने कहा बेटा मॉडुलस के ग्राफ को इतना देर तक सजाने की जरूरत नहीं होती है,
आप एक झटके में भी बना सकते हैं। उसकी ट्रिक ये होती है कि पहले आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाइए। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का आप ग्राफ बनाइए। कैसे बनाएंगे? एक आप ब्लॉक बना लीजिए, पॉइंट्स निकाल लीजिए, ग्राफ बन जाएगा। चलिए, x को 1 डालिए तो y 0 आ जाएगा, और y को x को 0 डालिए तो y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब आप ग्राफ देखिए कितनी जल्दी बन जा रहा है। ग्राफ बनाने में तो कुछ होता ही नहीं है मॉडुलस ऑफ x, ये मॉडुलस का 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2। हाँ, 1,0 सबसे पहले 1,0 तो 1,0 ये पॉइंट हो गया। 0,-1 0,-1 ये पॉइंट हो गया। तो बेटा ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। अब सारे बच्चों देखो कि इसका हम मॉडुलस कैसे लेते हैं, ग्राफ का मॉडुलस कैसे लिया जाता है। इसका बच्चों बहुत ही आसान तरीका होता है। जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का पोर्शन होता है उसको रफ कर देते हैं। जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का पोर्शन होता है उसको हम रफ कर देते हैं और उसकी मिरर इमेज हम ऊपर बना देते हैं। ये देखो, मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ओके, देखो बेटा, ये और नीचे वाला ग्राफ रफ कर देना। नीचे वाला ग्राफ मैं रफ कर रहा हूं अलग से, और अलग से बना दे रहा हूं। ये बेटा आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं होता इस ग्राफ में। पहले आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है आप उसका ग्राफ बना लो, और बनाने के बाद एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन बना हुआ है उसको रफ कर दो और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। बस आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। इस तरह से ग्राफ आपका बन के तैयार हो गया। बोलो भाई, अभी किसी को प्रॉब्लम इसमें कोई? सर आपने रफ क्यों कर दिया? बेटा ये तो हमने एक ट्रिक बताई ना बनाने के लिए। अगर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरी डेफिनेशन फॉलो करिए, वह यही ग्राफ बन करके आएगा। ऊपर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन से पूरा यही ग्राफ बन के आएगा। सर ये हमेशा वर्क करेगा मेरा इमेज वाला? हाँ, हमेशा जिंदगी भर काम एग्जांपल और करेगा। दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी और दे रहे हैं, हमेशा काम करेगा। ये देखो बेटा, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ मैंने बना दिया। ठीक है बच्चों? सर ये मिरर इमेज इसीलिए बनाई है ना क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है। यस 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 यस, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नीचे वाला पोर्शन हम रफ करके उसकी मिरर इमेज ऊपर कर देते हैं और आपका पूरे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ एक ही बार में बन करके आ जाता है। आपको अलग अलग डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करना पड़ता, अलग अलग लाइंस नहीं बनानी पड़ती, वरना आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये है बेटा। तो अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे देता हूं। ओके बच्चों, अगर आपने फंक्शंस वगैरह पढ़े हैं थोड़े भी, तो आपने क्या अभी तक sin x या cos x या किसी और का ग्राफ देखा है? कोई भी ग्राफ और देखा? किसी का ग्राफ देखा है अभी तक? और हाँ सर, sin x का देखा है। sin x का देखा है, sin x। हाँ हाँ, तो ठीक है। sin x, yes sir। हाँ, तो आप sin x पे पूरे मॉडुलस लगा दो और उसका ग्राफ बनाओ, क्या होगा? सिग्नम का sin x पे पूरा मॉडुलस बना लो और ग्राफ बना लो, अपने आप ही खुद ही बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। चलो भाई, जिन बच्चों को लगता है कि मेरे कंसेप्ट पे उनको डाउट है तो मैं उनको एक दूसरा कंसेप्ट फिर से बताता हूं, उससे आप जल्दी और समझ जाएंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x। आइए भाई, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x। जिसने आज तक sin x का ग्राफ नहीं देखा है तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, हम sin x का ग्राफ भी बता देते हैं। चलो देखो, तो ये sin x का ग्राफ है।
देखो बच्चों ये sin x का ग्राफ है। इस क्लास में भी सात्विक है, उसमें एक डाउट भेजा है, डाउट काफी पुराना डाउट है, मैं उसको बता दूं। सात्विक है बेटा, सात्विक KAS0029 नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओके तो बेटा sin x का ग्राफ बनाते हैं। ये देखो sin x का ग्राफ, ये sin x का ग्राफ, ये एक पीरियोडिकल ग्राफ होता है। पीरियोडिकल ग्राफ मतलब ये अपने सर पाथ ऊपर को वाला रिपीट प्लस करता और है। नीचे वाला -2। हाँ अभी हम बता रहे हैं, आराम से सुनो, बता रहे हैं, वेट करो बेटा। सुनो, यहां पर पॉइंट्स लिखो। यहां होता है 0, इधर होता है π/2, इधर होता है पाई। क्या आपने π/2 और पाई पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपकी लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री। मतलब 90 को हम लोग π/2 कहते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है। तो अगर आप 90 डिग्री नहीं लिख पा रहे तो π/2 भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओके 180 को आप पाई भी लिख सकते हैं। सर पाई को हम लोग 180 क्यों कहते हैं? पाई का मतलब 180 होता है। पाई का तो मतलब क्यों 2.7 क्यों होता है। कहते हैं? वो आपको बेटा सिखाया जाएगा। अभी तो मैं आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, परेशान ना हो, वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया जाएगा। ठीक है हाँ बेटा। अभी बच्चों हम लोग को सिर्फ मॉडुलस ऑफ sin x पे डिस्कस करना है, फिर कई सारी बातें आ जाएंगी, हम लोग उन पे खो जाएंगे। हम लोग को मॉडुलस ऑफ sin x क्लियर करना है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट्स ऐसे ही लिख देता हूँ आपके लिए। आइए देखिए, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ होता है 2π। मैंने एक छोटे से इंटरवल को कंसिडर कर लिया। देखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ sin x का ग्राफ कुछ नहीं करना होता है। ये वाले पॉइंट्स एज इट उठा के नीचे प्लॉट, ऐसे थोड़ा सा सपोर्टिंग पॉइंट्स नीचे ले आओ और अपने ग्राफ को ऐसे बना लो। ये देखो, ये नीचे वाला ग्राफ रफ कर दो, नीचे वाला पोर्शन रफ करो और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। ये इस तरह से। ये बेटा देखो मॉडुलस ऑफ sin x का ग्राफ बन गया, खत्म। दिस इज मॉडुलस ऑफ sin x। जिसको sin x का ग्राफ पता है वो sin x का ग्राफ बना ले और नीचे का पोर्शन रफ कर दे और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दे। मॉडुलस ऑफ sin x तैयार हो गया। सर यस बेटा। सर इसमें आपने जो π/2 नीचे पॉइंट खींचा था, हाँ वो π/2 आपने स्किप करके पाई क्यों ले लिया? π/2 ही होता है बेटा, π/2 होता है। π/2 का मतलब 90 होता है। नहीं सर, अगर आपको हाँ जैसे आपने π/2 को नीचे डॉटेड लाइन किया पहले पॉइंट पे, फिर बेटा हाँ यहाँ पे भी π/2 ही होता है। ये π/2 नहीं है। सर, ये π/2 है, तो सर यहाँ से लेके π/2 तक बनना चाहिए ना पहले। क्या बेटा? सर यहाँ से लेकर मतलब 0 से लेके π/2 तक बनना चाहिए, फिर π/2 सर आपने बना तो है बेटा। हाँ हाँ आपने डायरेक्ट पाई तक टच कराया सेकंड पॉइंट ना। हाँ बेटा, तो आपको ओरिजिनल ग्राफ जो है वही तो बना रहे हैं। सुनो हम फिर से बना के दिखा रहे हैं, तुम कंफ्यूज हो गए। देखो बेटा, ये है ग्राफ, ये आपका ग्राफ है। देखो ये आपका ग्राफ है जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को बेटा मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस लेने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर बना है वो एज इट इज बने रहने दो और नीचे वाले को रफ करके उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। ये मतलब होता है बेटा इसका, नीचे वाले को रफ करके उसकी मिरर इमेज ऊपर बना दो। हो गया, इतना करना होगा। ठीक है? यस सर। हाँ बेटा पूछो। सिग्नम फंक्शन होगा उसका तो पूरा वो हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। सिग्नम फंक्शन, अभी हम सिग्नम फंक्शन जो है करा नहीं ना। हाँ बेटा, ये सिग्नम फंक्शन पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ मतलब ऊपर चला जाएगा। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपको पता है? यस सर। ओके ठीक है। तो चलो हम लोग ये डाउट्स क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग मॉडुलस के एक दो क्वेश्चंस बता दें। मॉडुलस के क्वेश्चंस बताने हैं आपको एक दो। क्या बताना था आपको? डोमेन और रेंज क्या बताना है? कौन बच्चा क्या पूछ लीनियर रहा था? इनइक्वालिटी में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं मॉडुलस? मॉडुलस लीनियर इनइक्वालिटी में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा मैं अभी बताता हूँ। ओके वेट करो, बस बताता हूँ। तो
तो मॉडुलस आपका लीनियर इनइक्वालिटी में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो बहुत ही आसान तरीका होता है बेटा वो तो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोग को सर ने कराया तो होगा कुछ ना कुछ इस टाइप की क्वेश्चंस। सर कराए हैं सर? हाँ कराए होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कराने हुए चाहिए। नहीं सर, यहाँ तक मतलब पढ़ा दिया सर ऐसे। ठीक है अच्छी बात है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप लोग का किया हुआ है तो आप लोग उसका आंसर निकालो जरा। ओके, क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू हाफ। क्या इस क्वेश्चन का कोई आंसर निकाल के बता सकता है हमको? मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू हाफ। हाँ भाई, कोई बता सकता है तो हमको बताए। सेवन बाय सिक्स से 3/2। क्या आंसर आ रहा बेटा? 7/6 और 3/2। 7/6 से 3/2। आपने इंटरवल पे क्या आंसर एक बार फिर से बोलो बेटा, जोर से आवाज नहीं आ रही है। 7/6, 3/2 और क्लोज इंटरवल्स। यस, एकदम सही जवाब है सुमित आपका। सुमित का आंसर सबसे पहले निकला है और बिल्कुल सही जवाब है। सुमित ने कहा कि सर हमारे सर ने इसको इस तरह से कराया है और सर ने बताया था कभी भी मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों? इसका रिजल्ट लाई करता है माइनस a से प्लस a के बीच में लाई करता है। इसका रिजल्ट कैसे लाई करता है? माइनस a से प्लस a के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे मॉडुलस किसका है बच्चों? 4 माइनस 3x का है। तो यानी 4 माइनस 3x किसके बीच में लाई करेगा? -1/2 से लेकर के +1/2 के बीच में लाई करेगा। अब बेटा इस इनइक्वालिटी को डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप अपने हिसाब से। जब सॉल्व करेंगे तो यहां से x का इंटरवल आ जाएगा 7/6 से 3/2। 7/6 से 3/2। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को यदि डाउट है तो वो मेरे को बताए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से आराम से डिस्कस कर सकता है। मैं दोबारा बता सकता हूँ ये क्वेश्चन। आपको बताया गया होगा कि मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a होता है तो x लाई करता है -a से +a के बीच में। तो यहाँ पे 4 माइनस 3x जो होगा -1/2 से +1/2 के बीच में लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि किसी को सेटिंग नहीं करनी है तो भैया वो फिर पूरा क्वेश्चन करे। पूरा क्वेश्चन कैसे करेगा? पहले मॉडुलस के अंदर की चीज को ग्रेटर और इक्वल टू 0 मानेगा, फिर इनइक्वालिटी जो बनेगी उसको सॉल्व करेगा, फिर केस बी बनाएगा, फिर मॉडुलस के अंदर की चीज को लेस देन 0 करेगा। हाँ बेटा, तो जैसे ये लिखा है 4 माइनस 3x और अपॉन में भी जैसे कुछ डाल दिया x + 1 तो उसका मॉड है तो क्या बेटा क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। जैसे 4 माइनस 3x का मॉड है। हाँ बेटा, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये एक ही थोड़ी नहीं। तुम अपना क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम ये पूछ रहे हो। अच्छा मैं दिखता हूँ उनको अभी। तुम हमसे ये पूछ रहे हो शायद कि x + 4 अपॉन x + 2 का होल मॉड हो और वो लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर एक ग्राफ शायद हो शॉन। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कोई निकाल सकता है तो बच्चा निकाले। ये भी बेटा वही है, मॉड x लेस देन इक्वल टू a। मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x क्या लाई करेगा? -1 से +1 के बीच में लाई करेगा।
तो बेटा ये आपका जो मॉडुलस के अंदर नंबर है ये -1 से +1 के बीच में लाई करें, ठीक है। तो बेटा एक बार हम क्या करेंगे, हम एक बार इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक बार बच्चों हम इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा -4 से रुक जाओ, आंसर निकाले नहीं है, बताते हैं, अच्छा रुको, हाँ आंसर आ गया, आंसर आएगा -4 से -3, ये आपका आंसर आ गया। और एक और आंसर भी आएगा, यूनियन करके लिखना पड़ेगा, वो भी एक और आंसर भी है, यूनियन -∞ से -2, नहीं -∞ से -4, ये बेटा इसका आंसर आएगा। सर हाँ सर, अगर x+3 और फिर उसके बाद सर x+5 का मॉड अपॉन सर x+9 का मॉड होता तो कैसे सॉल्व करते? क्या कह रहे हो बेटा? सर लिख लीजिए आप। बेटा ये सॉल्व करने का तरीका हमने बताया है, आपके पास ऐसे जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है ना, तो मेरे को भेज देना, फिर मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके। ऐसे तो कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये तो एक किसी का डाउट था तो मैंने उसको जिक्र किया। यस बेटा बताइए। सर जो आपने आंसर लिखा है उसमें आपने एक स्टेप में -4 इंक्लूड किया और एक में एक्सक्लूड किया, तो सर वो स्टेप समझ नहीं आया। आप अपना आंसर बेटा अलग अपना निकाल लीजिए अलग से, आपका क्या आ रहा है आंसर, आप बताइए, इसको आप छोड़ दीजिए, आप अपना आंसर अलग से निकाल लीजिए। दो इनइक्वालिटीज है, इनका आंसर निकाल के आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, वो आपका आंसर होगा। आंसर आप अपना खुद से निकालिए और हमको बताइए, क्योंकि मेरे दो आंसर अलग अलग निकले हैं, हम दोनों आंसर्स का जब एक साथ लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है भाई, एक आंसर अभी ऊपर से ये आ रहा है, उससे ये आ रहा है, यानी दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है। ये लो बच्चों, मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, ये फाइनल आंसर है भाई। एक आंसर है -∞ से -4 और दूसरा है -4 से -3, और दोनों को क्लब करेंगे तो वो -∞ से -3 हो जाएगा। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है, जिसका डाउट हो वो अपना देख ले, ये फाइनल आंसर आएगा। हाँ बेटा पूछो, कौन पूछ रहे हो? सर हाँ सर, अगर दो चीजें मॉड में दी हो और एक बिना मॉड के दी हो और लेस देन या ग्रेटर देन में, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बेटा क्वेश्चन लिख के भेजो, पता नहीं कैसा क्वेश्चन, हमको लिख के भेजो तो हम समझ पाएंगे, तुम हमको उसमें भेज देना टेलीग्राम में। जैसे इसी में समझ लीजिए मॉड के आगे प्लस x+1 ले लीजिए। ओके सात्विक, आप आ गए हो बेटा क्लास में? कमाल है, इस बच्चे ने 6 डाउट भेजे और यही बच्चा गायब है। चलो ठीक है, ओके हम इसको करके भेज देंगे। सर ओके हाँ बेटा बताइए बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। वो रेंज रेसिप्रोकल मेथड से फाइंड करते हैं ना? रेंज निकालना सिखाया, अभी बता देते नहीं बता नहीं दे। सर, वो हाँ, फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल मेथड से, तो उसके रूल्स एक बार बता दीजिए। अरे यही तो चक्कर है, रेंज निकालने के कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं। नहीं सर, रेंज रेसिप्रोकल कभी जब करते ग्राफ हैं से तब। निकल आती है, कभी एल्गोरिथम से निकल आती है। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मैं तुमको क्वेश्चन करा देता हूँ 2-3, मैं नहीं सभी सर, बच्चों को रेंज के निकाल रेंज का नहीं, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का रेंज नहीं रेसिप्रोकल का रेंज मतलब सर, रेसिप्रोकल का रूल नहीं है सर, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक होता है, बीच में लाई करता है तब। रेंज का तो बेटा ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जैसे हम तुमसे पूछें, बताओ बेटा sin x की डोमेन क्या होती है, बताओगे? sin x की डोमेन कौन बताएगा बच्चा? sin x की डोमेन बताइए। हाँ कौन बच्चा बताएगा sin x की डोमेन, बताइए बेटा। सर ऑल आर। हाँ सारे रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी? -1 से 1। हाँ -1 से 1। गुड, ये जिसका जवाब आया बिल्कुल सही आया है। उसने बताया कि सर ग्राफ तो ये sin x का कंटिन्यूअस चलता ही रहता है,
तो यानी सारे x पे कोई ना कोई वैल्यूज देगा, इसका मतलब इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स और रेंज होगी -1 से 1, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही देता है। ओके सर आपको क्वेश्चन भेज दिया, आप देख लीजिए। ओके चलो, अभी मैं ऐसे मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जरा इस तरह का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इसकी रेंज कौन बताएगा, जरा रेंज हमको निकाल के आंसर बताए कोई बच्चा, इसकी रेंज कौन बताएगा? सर इसकी 5 से डोमेन, इंफिनिटी सर, रेंज क्या है बेटा? 5 से इंफिनिटी। 5 to infinity। नहीं, आप उल्टा निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो? डोमेन 5 से infinity। हाँ, एक बच्चे की आवाज धीरे धीरे सही आ रही है, ये एक बच्चा बोल रहा है 0 से इंफिनिटी। यस बेटा, रेंज 0 से इंफिनिटी है। यस यस यस, तो 0 से इंफिनिटी होगा। यस सर। भैया डोमेन और रेंज में अंतर होता है। डोमेन जब पूछी जाए तो आपको डोमेन बनानी है, यानी कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। रेंज जब पूछी जाए तो रेंज का मतलब होता है ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ वाई। जो वाई होता है वो रेंज होती है। हाँ सर, डोमेन 5 से इंफिनिटी है ना, डोमेन होगी शायद वो 5 से इंफिनिटी। यस सर, एक बार सॉल्व कर दीजिए बेटा, इसको सॉल्व कर दे। सुनो, सबसे पहले बेटा, जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया है 1/√x-5 ये दिया है। अगर आप बेटा इस फंक्शन की डोमेन निकालेंगे तो डोमेन का मतलब होता है कि ये कौन कौन से x पे डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले कहेंगे सर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो गया तो वो भी डिफाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि x-5 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू 0 हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो जाएगा 0, इसलिए मैंने x-5 को ग्रेटर देन 0 लिखा है। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बिलोंग टू आ जाएगा 5 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, क्या आएगा? 5 से इंफिनिटी। अब बेटा ये आपके पास लोअर और अपर लिमिट्स दी हुई हैं, इससे आप रेंज खुद जस्टिफाई कर लीजिए। जब आप डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, डालिए डिनोमिनेटर में, तो इससे आपको क्लियर कट ये नजर आ रहा होगा कि ये वैल्यूज जो लेगा वो 0 से इंफिनिटी में ही लेगा वैल्यूज। तो ये आपकी डोमेन है और रेंज आपकी है 0 से इंफिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन है आपकी 0 से इंफिनिटी। सर ये जब रूट x-5 जब ऊपर जाए तो x-5 बचेगा ना? क्या बेटा कह रहे हो, नहीं समझ पाए? सर ये वाला क्वेश्चन जो है सर, रूट जो x-5 जो सर ये मतलब रूट हटाना है ना सर, इसमें रूट हटाना है। हाँ, मतलब ये रूट उठा के ऊपर ले जाओगे तो रूट की पावर -½ हो जाएगी। ओके, पता नहीं आप लोग के क्या क्वेश्चन है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा हम उससे, अब आपको समझ गया, आपको थोड़ा सा कम आ रहा है। ओके, वेट करो अभी आप। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा ब्रीफली सॉल्व करवा दीजिए सर। हाँ तुम वेट करो, अभी हम एक अच्छा सा क्वेश्चन उठा के पूरा बता रहे हैं, बस वेट करो। सर हाँ बताइए बेटा, बताइए। अगर हम लोग y को x के टर्म में लिख दें और सर उससे भी तो रेंज निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी हम सारे आपको कर रहे हैं, आप वेट करो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो बेटा जरा इसकी रेंज बताओ, रेंज और डोमेन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। देखें जरा इसकी डोमेन और रेंज आप कैसे बताते हो जरा। ये आपके पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। सर इसमें क्या बता रहा है, डोमेन या रेंज? दोनों बेटा, दोनों। सर डोमेन ऑल रियल, ऑल रियल, रेंज ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हाँ, डोमेन क्या होगी? रेंज 0 से -, हाँ डोमेन ऑल ऑल रियल। तो बेटा देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये होता है ग्राफ। ये देखो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। तो अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का होता ग्राफ, तो बेटा देखो यहाँ पे ये हर x पे डिफाइंड है ना, ये हर x पे डिफाइंड है ना, तो इसका रेंज क्या होता?
सॉरी डोमेन क्या होता है, डोमेन होती सारे रियल नंबर्स, और ये वैल्यू अपनी क्या दे रहा है, 0 से इंफिनिटी दे रहा है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाता कि y इज इक्वल टू मॉड x होता, तो उसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती, इसकी डोमेन होती सारे रियल नंबर्स, और इस फंक्शन की बच्चों रेंज क्या होती, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। सर यहाँ पे माइनस 0 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, 0 से इंफिनिटी। अब बेटा यहाँ पर क्या है, ये बेटा माइनस है, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ जब आप बनाएंगे ना, तो वो ये वाला ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो बेटा ये हर x पे होगा, लेकिन ये वैल्यूज देगा वो क्या देगा, माइनस इंफिनिटी से जीरोस के बीच में वैल्यू, माइनस इंफिनिटी, यस, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में वैल्यूज देगा। तो बेटा हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि रेंज निकालने के लिए आप किसी पर्टिकुलर मेथड को फॉलो ना करिए, वरना आप हर क्वेश्चन में अटके रहेंगे। हाँ बेटा, तुमने सुमित अपना कोई क्वेश्चन भेजा तो है, अगर इसमें करने लायक होगा क्लास में तो हम कर देंगे, वरना हम तुमको बता देंगे। तुम्हारा क्वेश्चन आया कहाँ है सर? 0 इंक्लूडेड होगा इसमें? 0 बेटा इसमें एक्सक्लूडेड है सर। एक ऐसे ही सर नॉर्मल एक क्वेश्चन था। हाँ सर 0 क्यों मान के चलते हैं? बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर 0 को हम लोग पॉजिटिव क्यों मान के चलते हैं? 0 को पॉजिटिव मान के क्यों चलते हैं? बेटा मान के चलते हैं, ये काफी समय से चलता चला आ रहा है, ये आपको याद रखना होगा, ये बच्चों आपको याद रखना होगा। सर ओके हाँ बेटा बताइए। सर ऊपर वाला जो आपने सर क्वेश्चन किया है उसकी रेंज एक बार दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं जो सर रूट में है, रूट में x माइनस 5 वाला। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार ही सॉल्व कर दीजिए सर प्लीज। हाँ हाँ बेटा अभी हम वेट करो, सब करा रहे हैं। ये अभी समझ में आया जो अभी बताया? यस सर आ गया। ओके, एक लड़की पूछ रही थी, बेटा कौन पूछ रहा था आप, कौन, महिमा चंदेल थी, कौन थी? महिमा आपने पूछा था, किसने पूछा था, किसी को समझ में आया अभी ये? मैं ओके, डोमेन और रेंज की बच्ची कह रही है एक और क्वेश्चन बताइए। ओके वेट करो, अच्छा और एक बार सर ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। वेट करो वेट करो। ओके तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपको फिर से बता देता हूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट था बेटा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x माइनस 1, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपने इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या निकाली थी बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन आपने निकाली थी x बिलोंग टू 5 से इंफिनिटी, ये निकाली थी आपने। तो इसका मतलब आपका x क्या है, x आपका 5 से बड़ा है ना, 5 तो है नहीं है, क्यों बच्चों, x आपका 5 से क्या है, बड़ा है, यानी कि x माइनस 5 क्या हुआ आपका, ग्रेटर देन 0 हुआ। और अगर हम दोनों तरफ रूट ले ले तो रूट x माइनस 5 भी क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 लिया, यानी 1 अपॉन रूट x माइनस 5 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है बात? और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। रेंज आ गई आपकी 0 से इंफिनिटी। सर डोमेन कैसे निकाला, डोमेन कैसे निकाली, और तेरी यार तुम लोग तो एकदम डोमेन पढ़े कैसे पढ़, देखो बेटा इधर, बेटा डोमेन का मतलब होता है, फिर से हिंदी भाषा में समझो, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो बेटा ये बताओ, ये अंडर रूट के अंदर x माइनस 5 है, या मैं कौन कौन से x डालूं ताकि ये फंक्शन डिफाइंड रहे? तो तुम कहोगे सर आप जो भी x डालेंगे वो x आपको 5 से बड़ा ही डालना पड़ेगा।
आप 5 नहीं डाल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको x क्या पढ़ना पड़ेगा, 5 से बड़ा, यानी अंडर रूट के अंदर वाली चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 5, यानी x बिलोंग टू 5 से इंफिनिटी। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। सर रेंज वाला बता रहे, रेंज वाला कैसे हुआ? रेंज वाला तो बता दिया ना। अच्छा इस वाले में तो ठीक सर। अरे अभी तो बताया रेंज वाला, तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो बीच बीच में? नहीं सर ये बैठे थे सर। अच्छा अच्छा, अगर यहीं बैठे थे तो हम दोबारा क्वेश्चन दे रहे हैं, दोबारा करो जरा, हमको समझनी है। तुम लोग डोमेन रेंज अभी नहीं कर पा रहे हो, हम दोबारा क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, दोबारा करो। जल्दी ना करो, हम 100 क्वेश्चन कराएंगे अगर नहीं आएंगे, लेकिन करो। दूसरा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हर बच्चा इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज निकाले और मेरे को बताए। अगर निकाल ले रहा है तो आपको आती है, नहीं निकाल पा रहे हो तो समझ लो अभी आप धोखा दे रहे हो सकता है किसी को ग्राफ बहुत अच्छे आते हो, भैया ग्राफ से आता है तो ग्राफ से कर लो। रेंज है -4 to 4। ओके, रेंज में मैं तुम्हारी चेक कर लेता हूँ, वेट करो। रेंज किसी बच्चे ने निकाली है। हाँ सर, -4 से 4। -4 से सर ये जा रही है। -4 से 4 नहीं, -4 से 4 ये रेंज नहीं है, डोमेन है सर ये। -4 से 4 डोमेन कहते हैं। डोमेन हाँ, इसको डोमेन कहते हैं। हाँ, रेंज 0 से 16। 0 से इंफिनिटी होगी रेंज। रेंज अभी आप निकालते हैं, हमको खुद नहीं पता क्या आ रही है रेंज, हमको निकालनी 0 से पड़ेगी। इंफिनिटी। डोमेन तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन रेंज नहीं बता सकते। 0 से 16 सर 0 से 16। 0 से 16 आ रही है। अरे नहीं, कोई भी बच्चा रेंज नहीं निकाल पाया, ये नहीं निकल रही है रेंज, कोई भी नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग। ये क्वेश्चन तो आप नॉर्मल एल्गोरिथम जो होती है उससे करिए, एल्गोरिथम से ही हो जाएगा। आप रेंज गलत निकाल रहे हैं अभी भी। ओके, हम करते हैं, आप सब लोग वेट करो, छोड़ो। सबसे पहले बेटा 16 से 32। नहीं, हमको करने दो, अब छोड़ो सब लोग, अब छोड़ो, मेरे को करने दो। हाँ, तो सबसे पहले अब हमारी बात सुनिए, अब छोड़िए सब लोग आप। सर हाँ डोमेन हाँ, बोलो अर्पित, क्या बोल रहे 0 to 4। 0 से 4। हाँ, ये बेटा क्या नाम है आपका, साक्षी नाम है? यस सर। हाँ, ये साक्षी ने रेंज एकदम सही निकाली है, 0 से 4 बिल्कुल सही है। गुड साक्षी। चलो, तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हो तो x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर देंगे, x + 4 x - 4 ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया -4, ये हो गया 4 प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग टू, ये हो गया -4 से 4। ठीक है, ये तो भैया सबकी निकल आई होगी। सर रेंज 0 से 16 आ रही है। हाँ, रेंज अभी हम निकालते हैं, सिर्फ साक्षी की सही आई है। तो बेटा रेंज निकालने के लिए आपके सर ने जो मेथड बताया होगा हम वही लगा रहे हैं, ज्यादातर वही मेथड लगाया जाता है। जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हम fx की जगह y लिख देते हैं और लिखते हैं y = अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो बेटा x² क्या आ जाएगा, x² आएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x आएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। x आएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² - 16 लेस देन इक्वल टू 0, यानी y यहां से आ जाएगा -4 से 4। तो क्या आपको लगता है ये क्या -4 से 4 क्या सही आंसर है? ये -4 से 4 क्या सही आंसर होगा? आप खुद बताओ।
क्या रेंज क्या -4 से 4 होनी चाहिए? -4 नहीं सर, माइनस नहीं हो पाएगी, स्क्वायर रूट है। यस सर। हाँ सर 0 से 4। हाँ देखो बेटा, इधर ध्यान दो सब लोग, ऊपर टॉप पे देखो बोर्ड पे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि भैया रेंज निकालने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। देखो जैसे आपने यहाँ पे निकाला y, तो बेटा ये जो y है आपने -4 से 4 निकाला जरूर है, लेकिन वो -4 से 0 तक तो होएगा ही नहीं ना, क्योंकि RHS में क्या है, अंडर रूट है। तो ये क्या होगा आंसर, ये आंसर 0 से 4 होगा, 0 से 4। ये आपका रेंज है, ये रेंज आंसर है आपका। सर -4 नहीं लेते हैं ना सर रेंज में? नहीं बेटा, आप हमारी बात समझो, तसल्ली से समझो, जल्दी ना मचाओ। देखो बेटा, तुमने ऊपर क्या लिखा है, टॉप बोर्ड पे देखो, तुमने लिखा है y = √16 - x²। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y। और आप y आप क्या लिख रहे हैं, आपने y जो एल्गोरिथम से निकाला आपने, वो -4 से 4 निकाला है। तो आपको लगता है सबसे टॉप पे देख करके कि जो y है, यानी जो आपका fx है, उसका रिजल्ट -4 होगा, -3 होगा, -1 होगा? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अंडर रूट के बराबर है, और अंडर रूट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव आंसर इसमें से हट जाएगा, और 0 से 4 इसका आंसर होगा। सर यस बेटा बताइए। सर आप एक बार उस मेथड से सॉल्व कर देंगे कि x लाइज बिटवीन -4 से 4, फिर x², सर फिर उसका माइनस, फिर प्लस का 16, फिर अंडर रूट। उस मेथड से बेटा हम समझ नहीं पा रहे, क्या कह रहे हो तुम? सर जैसे आपने प्रीवियस वाला किया था ना, कि पहले x लाइज बिटवीन -4 से 4 इनइक्वालिटी लगाकर, फिर x² किससे कहां तक लाइक करेगा, फिर माइनस ऑफ x²। अरे यही तो चक्कर है बेटा, सुनो हमारी बात सुनो। रेंज निकालने के लिए बेटा कोई भी मेथड नहीं होता है, आपको जो तरीका जैसे स्ट्राइक करे आप वो निकालिए, और आंसर निकाल के अपने आंसर को क्रॉस चेक करिए, क्योंकि आप जिस मेथड से बता रहे हैं ना, उस मेथड से भी मेरे हिसाब से गलत आंसर आएगा, आपको उसको क्रॉस चेक करके सही करना पड़ेगा। तो आप बेटा रेंज के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड ना बनाइए, क्योंकि रेंज आप कुछ भी आ सकती है, आपको हर बार क्रॉस चेक करना होता है। कभी आप ग्राफ से निकालिए, कभी आप एल्गोरिथम से निकालिए, कभी आप ऑब्जर्वेशन से निकालिए, कभी आपको निकाल करके आपको क्रॉस चेक भी करनी पड़ सकती है। तो ये होता है बेटा रेंज का मेथड। तो रेंज बेटा बहुत ही अजीब टाइप से होती है, तो आपको क्वेश्चंस खुद समझने होंगे। उसके लिए कोई तरीका ना बनाओ कि हम ऐसे ही कर लें, वैसे कर लें, कुछ नहीं होता उससे। अब रेंज के मेरे पास तो एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो आपको फिर अभी आपको जितना समझाया है वो अच्छी बात है। मैं अगली जो क्लास होगी बैकअप क्लास, उसमें मैं आपको रेंज के कम से कम 10 क्वेश्चन तो और कराऊंगा, और सब बड़े लेवल के कराऊंगा। तब तक आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे तब तक। तो रेंज आप लोग की ज्यादातर वीक है, क्योंकि सारे बच्चों के आंसर तो लगभग गलत ही आ रहे थे, सिर्फ एक ही बच्चे ने सही बताया। सर एक और प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए। एक और प्रैक्टिस के लिए दे, बिल्कुल देते हैं, अभी रेडी हो जाओ। ठीक है, रेडी, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टफ नहीं दे रहा हूं, अभी इजी दे रहा हूं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। y = √9 - x²। इसकी आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, निकालिए यार डोमेन और रेंज। सर -3 से 3 होगी सर इसकी डोमेन। हाँ डोमेन एकदम सही बताई, -3 से 3। अब रेंज निकालो तो जाने। सर 0 से 3 है। हाँ रेंज, अब देखो आप आपने क्रॉस चेक कर लिया, 0 से 3। रेंज 0 से 3 होगी, बिल्कुल बिल्कुल गुड। चलो दोबारा देते हैं, फिर से करो, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा। y = x, हाँ ठीक है बेटा, गुड, 3 - x। हाँ बेटा, इसकी आपको डोमेन निकालनी है, रेंज नहीं निकालनी, आपको सिर्फ इसकी डोमेन निकालनी है। बताइए डोमेन क्या है? All real except 3. ऑल रियल जल्दी करो, आंसर निकालो। ये अंडर रूट के अंदर लिखा है x - 2 से 3। सर 2 से 3, 2 इंक्लूडेड है, 3 एक्सक्लूडेड। हाँ
किसने आंसर अभी क्या बताया? 2 से 3 2 किसने से बोला? वो सही है। टू से थ्री टू और से थ्री थ्री एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूड कर दीजिएगा सर 3। हाँ, तो अभी एक लड़की थी, वो बेटा ये बोल रही है कि सारे एक्स होंगे एक्सेप्ट 3। तो बेटा ये बेटा तब होता, ये जो भी बच्चा है वो हमारी बात ध्यान से सुने, वो तब होता बेटा जब आपके पास ये क्वेश्चन होता। इस क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हैं सारे एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 3। लेकिन बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे सारे एक्स लेंगे, आप कहेंगे जो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। ये देखो, तो सॉल्व कर लो, उसका आंसर आ गया 2 से 3। ठीक है? हाँ भाई, कुछ समस्या कम हुई आपकी डोमेन और रेंज में? यस सर। सर जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था सर, उसका भी रेंज बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन बेटा कौन सा था, हम समझ नहीं पाए। क्वेश्चन भेजो सर वही टेलीग्राम एक्स, पे। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन तुमने कहाँ से लिया है अभी? सर ये तो सर ने पैक वो किया था ना सर, एक्सरसाइज सॉल्व करने को, तो सर ये डाउट में आ रहा था, आंसर ही नहीं मैच कर रहा था। अच्छा चलो, ये हम तुमको अलग से करके भेज देंगे। अभी एक्चुअली में इसमें 1-2 चीजें लिखेंगे अलग से ना, तो दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सर आप मैंने अगर हिंट, सर आप अगर हिंट दे दे तो मैं फिर से ट्राई कर तुम लूंगा। मेरे को टेलीग्राम करो, मैं तुमको भेज दूंगा थोड़ी देर में करके। टेलीग्राम कर दो, मैं कर सर इसमें कुछ स्क्वायरिंग वाला तो नहीं होगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ऊपर नीचे डिवाइड दे दें। थोड़ा चेंजेस होंगे इसमें। ठीक है सर। अभी मैं उस लेवल पे इतना ज्यादा करा नहीं रहा हूँ ना, इसलिए सबके लिए लिखूंगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे अचानक। ठीक है, आप लोग को ये डाउट्स आज के काफी सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये एक बच्चा है, वो शायद देखो के क्या नाम है, साक्षी होगी क्लास में। साक्षी, तुम्हारा वो बोरिक एसिड वाले डाउट क्लियर हो गए हैं तुम्हारे, कि 45% ऑफ एक्स वॉल्यूम ऐड किया जाता है इनइक्वालिटीज के? तो सर वो बोरिक एसिड वाला तो अभी भी डाउट में है। डाउट में है? ठीक है, मैं अभी इसको डिस्कस कर देता हूँ, तुरंत कर रहा हूँ डिस्कस। मैं तुरंत कर रहा हूँ, मैं अपनी एनसीईआरटी खोल रहा हूँ और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस तुम 1 मिनट वेट करो। ठीक है, तो मैं एक बोरिक एसिड वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये कई बच्चों की समस्या है कि सर ये एक बार बता दीजिए, फिर से नहीं आया है। एक बच्चा नहीं, काफी है, दोबारा हम कर देते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो है क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं आपके लिए। लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ 8% boric acid, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4%, but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will be added
एडेड। क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है, हो सकता है काफी बच्चों को आता हो, लेकिन आप बिल्कुल उसमें मत रहिए। अगर आपको आता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप उसको दोबारा करिए और मेरे को जल्दी से आंसर बताइए। देखें दोबारा कर पा रहे हो, क्योंकि दोबारा करना एक तो बड़ा काम होता है, दोबारा करना एक बड़ा काम होता है। तो चलो, ये बच्चा है साक्षी। ओके, तो साक्षी रेगुलर की स्टूडेंट है वैसे, तो ठीक है साक्षी। देखो बेटा, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. ओके, तो बेटा इसका हिंदी में मतलब मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आपका जो 8% बोरिक एसिड है उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे आखिरी वाली लाइन में लिखा है। साक्षी देखो, इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस भी हैं, ये काफी बच्चों को हो सकता है डाउट बन जाए। आखिरी में लिखा है बेटा, देखो, if we have 640 liters of 8% solution, बल्कि ये स्टार्टिंग में गिवन होना चाहिए था कि आपके पास 640 liters of 8% solution है। उन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ लिखा है 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम तो दिया ही नहीं, वॉल्यूम सबसे आखिरी में लिखा है कंफ्यूज करने के। और इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 2% सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड। अब उसका कितना वॉल्यूम ऐड किया है, तो हम मान लेते हैं भैया मैंने x लीटर वॉल्यूम ऐड किया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान से देखते हैं, चलो करना चालू करते हैं। आपके पास गिवन है 640 लीटर्स का 8%, उसमें एसिड कंटेंट कितना है उस सॉल्यूशन का 8%, और उसमें क्या ऐड किया जा रहा है 2% बोरिक एसिड है। उसका कितना वॉल्यूम है, मान लो उसका x लीटर ऐड किया जा रहा, तो x लीटर का क्या ले लीजिए 2% ले लीजिए, ठीक है। अब बेटा ऐसे करने पर जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, तो उस रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। पहले वॉल्यूम क्या था बच्चों, 640 लीटर था, आपने x लीटर आपने ऐड कर दिया, तो रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना हो गया 640 प्लस x हो गया, 640 प्लस x हो गया। अब देखो क्या लिखा है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, मोर देन 4%। सर हाँ यस बेटा बताइए। सर ये जो आपने पहली क्वेश्चन लिखी सर, ये तो आ गई समझ में सर। सेकंड वाली में सर 640 प्लस x क्यों किया? क्या बेटा, बेटा क्वेश्चन में लिखा है, देखो मैं फिर से चिल्लाता हूँ, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में लिखा है a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, the resulting mixture, यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हुआ। तुम कहोगे सर पहले क्या था, पहले सर 640 लीटर था, हमने क्या ऐड किया, हमने x लीटर और ऐड किया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर का 640 प्लस x, और उसमें बोरिक एसिड क्या है 4%, रिजल्टिंग मिक्सचर का 4% क्या है बोरिक एसिड, ठीक है ना, विल बी मोर देन। अब जो को समझ में आया, कौन था बालक, देखो किस बालक ने पूछा था, देखो समझ में आया। अरे एक बालक है, उसने आंसर निकाल के ही भेज दिया, अमन सिंह। ओके बेटा सही है आपका आंसर। नहीं आंसर एक बार चेक करें, गलत है शायद, वेट करें, नहीं सही आंसर। ओके बेटा, तो बेटा ये पहली इक्वेशन है भाई, पहली इक्वेशन में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप दोबारा बताइए, हम फिर से बताएं, और अगर नहीं समस्या है तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी एक झटके में समझ लो। दूसरी इक्वेशन क्या है 640 लीटर। ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो काफी सारे बच्चे हैं उन्होंने दोबारा आंसर निकाल लिया, इसका मतलब ये स्कूल में भी कर लेंगे, हर तरह के एग्जाम्स में भी दोबारा कर लेंगे, क्योंकि दोबारा जिससे हो जाए समझ लो वही बाहुबली है, उसी को आता है। क्योंकि पहली बार में तो हम समझाते हैं, तो पहली बार समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता है, वो तो हमें आता है, आपको नहीं आता है। आपको तभी आया जब आपने दोबारा बिना देखे खुद से किया। ओके तो बेटा ये हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, 640 लीटर का 8% और x लीटर का 2%।
अब ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो बनेगा 640 प्लस एक्स। अब की क्या है, वो लेस देन है, ठीक है, लेस देन 6/। तो बेटा आपके पास यहाँ पे दो इनइक्वेशन, दो इनइक्वालिटी है, इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए। तो साक्षी तुम जहां पे भी हो तुमको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो साक्षी ये दो इनइक्वालिटीज है, इनको भी हम तुम्हें सॉल्व करके दे देते हैं। हम क्वेश्चन थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, क्वेश्चन हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं और हम सॉल्व करके दे देते हैं। तो ये हम क्वेश्चन रफ करना चालू कर दिया है। अभी आपको हम अगले टर्न पे डोमेन और रेंज के खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे, इतने कराएंगे कि डोमेन, रेंज और मॉडुलस कितने करा देंगे कि आपको आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करना, तो कैसे करें, 100 से जो पहली इनइक्वालिटी है उसमें पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये बन जाएगा 640 इंटू 8 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 640 प्लस x इंटू 4। ये बन गया। इसको एक कैलकुलेटर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5120 आ रहा है, प्लस 2x ग्रेटर देन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2560 प्लस 4x। अब आप इसको थोड़ा तसल्ली रखते हुए सॉल्व करिए। 5120 माइनस 2560 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 2x, दैट इज 2x। तो उसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2560 ग्रेटर देन 2x, इसका मतलब x लेस देन 1280। तो साक्षी तुम्हारी पहली इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। दूसरी हम करने जा रहे हैं, यानी नीचे वाली। तो नीचे वाली के लिए भी यही पैटर्न फॉलो करिए, पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन 640 प्लस x इंटू 6। तो ये हो गया 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5120 माइनस 3840 कितना हुआ, 6x माइनस 2x 4x। तो इसके नीचे हम नीचे जाके सॉल्व कर देना, ये नीचे, ये अब आप सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा x ग्रेटर देन 1280 अपॉन 4। इसका मतलब x ग्रेटर देन आया 320। इसका मतलब x जो है वो 320 से बड़ा होना चाहिए और 1280 से छोटा होना चाहिए। तो बेटा साक्षी ये आपका आंसर आ गया। आपको अभी भी कोई समस्या हो तो पूछो, वरना हम इसके आगे भी एक एनसीईआरटी में डाउट दिया हुआ है, मतलब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अगर आपको वो भी करवाना हो तो बताओ, हम वो भी कर देंगे। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, सुमित ने भेजा है प्लीज सॉल्व। ठीक है बेटा, हम तुमको करके भेजते हैं। क्या बेटा, सर प्लीज टेल सेट्स, क्या 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 क्या, फिर से देखिए। सर प्लीज टेल सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 4। अब बेटा टाइम कम हो गया है, तुमको हम देखते हैं, तुम अलग से भेजते। कौन सा क्वेश्चन है, अब कहाँ पर है, हमको एनसीईआरटी देखे। अच्छा, कौन सा पेज नंबर बताओ जरा, क्या है? मिसलेनियस का क्वेश्चन 4। अरे क्वेश्चन क्रॉप करके भेज देते, कहाँ है क्वेश्चन? सर हमने भेजा, आपको एक बता दीजिए। हाँ, जो हमें लग रहा है यहाँ पे डिस्कस करने वाले कर देने, बाकी हम सबको टेलीग्राम करते चले जाएंगे थोड़ी देर में। पेज 26, ओके 26 पे बेटा कौन सा? 4। ओके, ये यूनियन और सबसेट वाला है, ठीक है। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्वल, ठीक है।
ये तो बेटा आप नंबर से भी कर सकते हैं। चलिए मैं और देखता हूँ और कौन से क्वेश्चंस हैं। हिमांशु ये कैसा डाउट है बेटा? x+3 ब्रैकेट में होगा ना, x+3 x+5 नीचे होल डिवाइड बाय x+7 x+9। जी सर, सर कुछ जैसे कुछ सर दिए हो मतलब मॉड में और कुछ ऐसे दिए हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा ये, अच्छा आगे वाला मॉड में है, ये वाला ऐसे है। हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है, बता दीजिए। अच्छा चलो हम तुमको हल्का सा हिंट दे देते हैं, पूरा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लग रहा है तुमने रैंडम क्वेश्चन भेज दिया है। सर प्लस या माइनस में है क्या दूसरी वैल्यू? प्लस या माइनस में किसकी वैल्यू? सर ये जो क्वेश्चन पूछा है सर, ये प्लस या माइनस में है क्या दूसरी वैल्यू जो कि मॉड में नहीं है? मॉड में नहीं है। अच्छा रुको पहले हमको लिखने दो, वेट करो अभी। ये एक बच्चा है, इसका नाम है हिमांशु। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसने लिखा है x+3। ओके x+3 ये मॉड में नहीं है, ये कह रहा सर x+5 मॉड में। ये इसने लग रहा रैंडम क्वेश्चन भेज दिया है, तो मैं इसका तरीका बता दे रहा हूँ, उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं इससे भी आपको खतरनाक करा दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो नंबर लाइन है, एक x+5 की एक x+9 की। तो सबसे पहले आप दो नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। देखिए भाई जब दो मॉडुलस होते हैं तो दो नंबर लाइन बनती है, तीन मॉडुलस होंगे तो तीन नंबर लाइन बनेंगी। चलिए मॉडुलस बनाइए। हाँ सबसे पहले क्या आएगा, -9 तो नीचे कर दो और -5 आगे कर दो। -5 से बड़े x डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, -5 से छोटे x डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा। -9 से बड़े x डालेंगे तो दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म आपका। आप देखो कैसे करते हैं। अब बच्चों क्या करो, रीजन बना लो। केस ए, देखो भाई जिसका डाउट था वो समझ लो। केस ए केस कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि जो x है वो लेस देन -9 है। x लेस देन -9 का मतलब क्या हुआ कि दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे। खोलो दोनों के मॉड नेगेटिव साइन से, ऊपर वाला भी नेगेटिव से खुलेगा, नीचे वाला भी नेगेटिव से खुलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी जो था वो एज इट इज आपको दिखाई देगा, और -7 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे और इस वाले से इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो आपके एक केस का आंसर आ गया। दूसरा केस फिर बनाएंगे। दूसरा केस कैसे बनाएंगे? हाँ सर समझ नहीं आया सर, ये x आपने कैसे सर उसको इंटरसेक्शन वाला सर इससे करेंगे, वो कैसे है? कौन सा बेटा? इससे सर इंटरसेक्शन लेंगे सर आखिरी में। ये कौन बोल रहा है? जो तुम ही बोल रहे हो, हिमांशु बोल रहे हो? जी सर। हाँ हिमांशु क्या बोल रहे हो बताओ। सर जो आपने सर आखिरी में बोल रहे हैं सर, आप इंटरसेक्शन लेना है। हाँ तो पहले इसको सॉल्व करो और उससे इंटरसेक्शन लो। तो सर ये आएगा सर मतलब x+9 क्या? तुम्ही ने तो लिखा है x+9 का मॉडुलस, हमने कहाँ लिखा है? सर वो तो पता है सर। हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ये देखो x+5 और x+9 का मॉडुलस तुमने हमको भेजा है। तो जितने मॉडुलस होते हैं उतनी नंबर लाइन बनानी होती है आपको। दो मॉडुलस तो दो नंबर लाइन बनाइए। तो x+9 के मॉडुलस की नंबर लाइन कैसे बनेगी? -9 से बड़े x पढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, -9 से छोटे x पढ़ेंगे तो नेगेटिव होगा। और ऊपर वाला मॉडुलस क्या कहता है? -5 से बड़े x पढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, छोटे x पढ़ेंगे तो नेगेटिव होगा। अब आपको केस ए आपका बन गया, ये आपका केस ए है। फिर आप केस बी बनाएंगे। केस बी में क्या लिखेंगे कि जब x आपका लाई करेगा -9 से -5 के बीच में। ठीक है, जब इस केस के बीच में आप, जब इस केस में होंगे तो सर इसमें आपको तो 3 केस बनेंगे। हाँ 3 केस बनेंगे। अब आप दूसरा केस सॉल्व करिए, फिर उसका इंटरसेक्शन लीजिए इससे, इस तरह से। हाँ सर समझ गए। हाँ इससे कौन समझा? हिमांशु समझा है? सर वंश समझा है? अरे पूछा तो हिमांशु ने था। चलो ठीक है, वंश समझ गया, ये भी अच्छी बात है। ओके लेस देन 7। ये देखो बेटा, एक का मॉड नेगेटिव साइन से मैंने खोला और एक का पॉजिटिव से, तो बाहर माइनस आ गया, और माइनस
अब आप इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करो फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लो, तो ये आपका केस बी के साथ आंसर आ जाएगा। फिर आप केस सी बनाओ। केस सी बनाएंगे तो आप क्या लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेंगे, और -5 से बड़े केस में दोनों मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेंगे। हाँ, तो बेटा इसमें 3 केस बनेंगे और तीनों केस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर तीनों केसेस से जो आंसर आएगा हम उसका यूनियन लेंगे। सर ऐसे में कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत जल्दी होने वाले आते हैं। इसने एकदम रैंडम बना के भेज दिया है। इसने अपने मन से कोई रैंडम बना के भेज दिया है, इसलिए थोड़ा सा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व होने लायक नहीं है। ऐसे ही बस समझाने के लिए कि ऐसे करते हैं। सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं, वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब देखिए किसका डाउट है भाई। ओके, हिमांशु तुम अभी भी लॉग के डाउट पूछ रहे हो? ये वाले लॉग के डाउट तो हम करा चुके हैं। हमने नहीं कोई डाउट। अच्छा सर मेरे लॉग के डाउट बता दीजिए, जो मैंने लॉग के डाउट पूछे थे। तुमने लॉग के डाउट पूछे? क्या नाम बेटा तुम्हारा? अमन। अमन, देखते हैं अभी बताने लायक होगा, अभी तुरंत बता देंगे। ये बेटा हम तुमको करके भेज देंगे अभी थोड़ी देर में। अरे तुमने एचपी पढ़ी है क्या? एचपी? नो सर। अरे तो ये कैसे डाउट अभी कर लोगे? ये अभी नहीं कर सकते हो, छोड़ो उसको अभी ये दोनों डाउट अभी नहीं हो सकते तुम्हारे दोनों डाउट, क्योंकि अभी एचपी नहीं पढ़ी है ना। जब एचपी पढ़ा देंगे तो तुम आराम से पूछना, पूरा दिन बताते रहेंगे। अभी हमको एचपी समझाने में ही समय चला जाएगा, तो उसका डाउट क्या सॉल्व करेंगे? सर एचपी क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ बेटा, अच्छा है। ऐसा होता है कि क्लास 10th में थे ना आप, तो आपने पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी होती है, जीपी होती है, उसके आगे एचपी होती है। ओके सर। हाँ, तो अभी एचपी जब पढ़ाएंगे तो ये वाले डाउट हम आपके जरूर कर देंगे। तो सर जीपी कब होगी? आप होगी बेटा, सब होगी, धीरे धीरे सब चल रहा है। सर फिर दूसरा वाला बता दीजिए, वो तो जीआईएफ वाला है। जीआई वाला नहीं अभी बेटा, वो नहीं समझ पाओगे, हम तुमको अलग से करके भेजेंगे, वो फिर तुम समझ लेना, क्योंकि अभी इसमें दूसरे बच्चे नहीं समझ पाएंगे जल्दी वाला क्वेश्चन। उसको हम तुम्हें अलग से करके भेज देंगे। सर बता दीजिए। हाँ हाँ बता देंगे, बताने के लिए ही बैठे। यस सर। हाँ भाई, जो और बताओ अजय, क्लास का टाइम तो हो चुका है, और किसी का कोई डाउट? देखो साक्षी तुम्हारा तो हो गया डाउट, क्योंकि वो हमने पढ़ा रखा था इसलिए हमने बता दिया। अब हम और पूछ लेते हैं, रुको। सर वाला बता दीजिए। कौन सा वाला? सिस्टम भेजा था अभी, सेट्स का। सेट्स का हमको भेजा? अरे वो हम तुम्हें करके भेज देते हैं, वो उसमें बड़ा, इसमें लिखना पड़ेगा काफी सारा। सेट्स का हम तुम्हें कहो तो एक क्वेश्चन करके दे दे बढ़िया सा। एक क्वेश्चन बताएं सेट्स का, अच्छा था सर। हाँ सर ये वाला जो आपने सॉल्व किया है समझ नहीं आ रहा था। तो बेटा फिर तुमने यहाँ तो ये पढ़े ही नहीं है मॉडुलस, तुमने हमसे बीच से पूछ लिया है। जब पढ़ लो तो बेटा तब हमसे पूछना, अभी नहीं पढ़ा होगा तुमने, इस टाइप से नहीं किया। सर हाँ हाँ पूछो। तो फंक्शन जो स्टार्टिंग से रह गया उसके लिए क्या करें? हम तुम्हें कराएंगे, उसमें करा देंगे, क्या कहते हैं, बैकअप में कराएंगे। सर अभी आपने जो आज पढ़ाया उसके क्वेश्चन दे दीजिए अभी। हाँ अभी क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन का कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दीजिए। अभी देते हैं। लो सेट्स का एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करो, देखिए कौन कर रहा है सबसे पहले। लो क्वेश्चन दे रहे हैं हम, करो सब लोग। लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन, 2 finite sets have m and n elements respectively। देखो भाई, 2 finite sets m and n elements, 2 finite sets हैं जिनके पास m और n एलिमेंट्स हैं।
the total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subset of second set. Find mn. m क्या होगा और n क्या होगा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अरे भाई ये तो गलत लगता है। सुमित तुम पहले ही से करके बैठे थे क्या? इतनी जल्दी थोड़ा ना हो सकता, तुमने पहले से किया हुआ है। हाँ सर 18 अरे मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सर। m 6 होगा और 9 n 3 होगा। हाँ ठीक है भैया, दूसरे बच्चे भी आंसर निकाले। ठीक है, 2 finite sets m and n elements respectively। 2 finite sets है, एक सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। The total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set. The values of m and n is हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज n है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं ये आपको पढ़वाया गया है, ये 2 की पावर m होता है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो b के होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? अब ये यहाँ पे कहा गया है कि जो पहले वाले सेट के टोटल वाले सबसेट्स हैं वो किसके बराबर है? दूसरे वाले सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं उससे 56 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इसको आप इस तरह से कर सकते हैं भैया, जिसने सेट पढ़ा होगा वही इसको समझ पाएगा, क्योंकि आपको ये बताया गया होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं उसके 2 की पावर m होते हैं। इसको आप पावर सेट ऑफ वे भी कहते हैं। पावर सेट को हम लोग p से दिखाते हैं, समझ रहे हैं? पावर सेट को हम लोग p से दिखाते हैं। तो हमने सेकेंड स्टेप में लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ b 2 की पावर n। तो बेटा आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। बस इस इक्वेशन का ही खेल होता है। इस इक्वेशन को जो सॉल्व कर लेता है उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए 2 की पावर n कॉमन लीजिए इसमें, तो ब्रैकेट में बन जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो 2 की पावर n जो होगा ये 56 के आप फैक्टर कर दीजिए। 56 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 2 की पावर 3 इंटू 7। तो 2 की पावर n जो होगा वो 2 की पावर 3 के इक्वल हो जाएगा और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 ये 7 के इक्वल हो जाएगा। तो एक जगह से तो n की वैल्यू क्लियर कट आपको नजर आ रही है कि 3 आ गई, और दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन से 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी m माइनस n 3 हो जाएगा और n की वैल्यू डाल देंगे तो m की वैल्यू आपसे यहाँ पर 6 आ जाएगी। ये m की वैल्यू।
ठीक है भाई, ये मैंने सेट का आपको क्वेश्चन कराया है, ये सेट का क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया।